साथ तो खत्म नहीं होगा, कम करके कॉन्ट्रेक्चुअल कर दे रहे हैं, है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब होता है जितना काम उतना पैसा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट डिसीजन का शुरू से रहा है। हमेशा से मैनेजमेंट यही काम करता रहा है कि हमारे लिए ऑप्टिमाइज कैसे हम कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक लेते हैं, उसके लिए हम बहुत सारे पढ़ते हैं। जैसे हम ग्राफिकल्स के थ्रू पढ़ते हैं, सिंप्लेक्स पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, सो मेनी टाइप्स ऑफ टूल एंड टेक्निक। जब आप ऑपरेशन रिसर्च में जाओगे, मैनेजमेंट डिसीजन में जाओगे, तब इसमें ये सारी चीजें आपको मिलेगी। मैनेजमेंट डिसीजन का मतलब ही होता है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्लियर? आवाज जा रही है? आवाज आप लोग को जा रही नहीं? क्लियर नहीं? यस सर, आ रही आ रही है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग का जो ये वाला पोर्शन है जिसमें रिसर्च इन मैनेजमेंट डिसीजन है, तो ये मैनेजमेंट डिसीजन के लिए बहुत सारे पॉइंट मिला करके हम अपना डिसीजन अपने, अगर आप लोग सोचोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपको रिसर्च इन मैनेजमेंट डिसीजन, हम इनोवेटिव होते हैं, ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, साइंटिफिक तरीके से करते हैं, फिजिबल करते हैं, ठीक, ऑप्टिमाइज करते हैं, सो मेनी टाइप्स ऑफ टूल एंड टेक्निक जो आपके दिमाग से अपने आप लिख सकते हो कि रिसर्च करके हम क्या करते हैं। रिसर्च करके नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी से लर्न करते हैं, एक प्रोसेस चलता है, ठीक है। कंक्लूजन में पहुंचने के लिए हम जितना हमारे पास रॉ डेटा होता है उसको हम एक फिनिश डाटा में चेंज करते हैं, मतलब जो हमारे लिए यूजफुल होता है उसमें चेंज करते हैं। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ के लिख सकते हो, और इसका हम आपको नोट्स भी दे देंगे। इसके बाद आज हम लोग को जो पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे, पहले रिसर्च डिजाइन पढ़ेंगे, और रिसर्च डिजाइन में हमारा है रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ डिफरेंट रिसर्च स्टडीज। और रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है? डिजाइन वर्ड तो आप सुने हो ना, क्यों? यस सर, पेंटिंग। डिजाइन करने का मतलब क्या होता है? डिजाइन का मतलब क्या? बोलो। सर पेंटिंग करना नहीं, डिजाइन करने का मतलब होता है कि हमारे लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना, एक आउटलाइन बनाना। अगर किसी चीज को हमें बनाना है, प्रिंटिंग तो फाइनल प्रोडक्ट हो आपका, प्रिंट कर देना, लेकिन डिजाइन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी आउटलाइन बनाते हैं। ये टेलर क्या करता है, कपड़ा सिलने के पहले उसको काट के वो साइज में तैयार कर देता है कि अगर हमें कोट पैंट पहनना है तो कोट पैंट की अलग डिजाइन होती है ना, शर्ट की अलग होती है, किसी मतलब हर चीज की डिजाइन कैसे करता है टेलर। तो उसके दिमाग में एक आइडिया होता है ना कि कौन सा कपड़ा किस डिजाइन में सिलना है। यही चीज हम अपने रिसर्च में अप्लाई करते हैं, और जब हम अपने रिसर्च में ले आते हैं तो हमारा टाइप ऑफ रिसर्च पहले दिमाग में जब रखोगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ रिसर्च, हम जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव होता है, एनालिटिकल होता है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है ना, इवैल्यूएशन रिसर्च होता है, कोरिलेशन रिसर्च होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, क्रॉस सेक्शनल होता है, सो मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च। और जितने तरह के रिसर्च होते हैं उतनी तरह के हम रिसर्च डिजाइन को अडॉप्ट करते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो सब में कॉमन होती हैं, कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, लिटरेचर रिव्यू के बाद डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा कलेक्शन के बाद जितनी भी मेथोडोलॉजी है वो सब में कॉमन होती है। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव में तो उसका सब अलग होगा, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। कोई रिसर्च हम करते हैं जो प्राइमरी डाटा पे बेस होता है, कुछ रिसर्च हमारा सेकेंडरी पे होता है, कुछ हमारा फील्ड रिसर्च होता है, कुछ हमारा सर्वे पे होता है, कुछ एक्सपोस्ट फैक्टों पे होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा रिसर्च जो है कौन सा है, किस टाइप का रिसर्च है, और जिस तरह का रिसर्च है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने रिसर्च के डिजाइन करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल आपको दिया कि टेलर क्या होता है, कपड़ा सिलने के पहले उसको काट के उसका डिजाइन बना लेता है। अब जब डिजाइन उसकी बन गई उसके लिए सिलना आसान हो जाता है। मेन काम सिलना नहीं होता है, प्रिंट देना मेन नहीं होता है, मेन तो होता है उसको काटना। जब आप उसको सही तरीके से उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लोगे तब आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा, है ना। जो इसमें होते अच्छे अच्छे खानसामा जो होते हैं उनको ये नहीं पता होता खाने के लिए उनकी क्वांटिटी का जो यूनिट, जो मेजर करने का तरीका होता है कि कितने क्वांटिटी में क्या चीज मिलाई जाए, वो उनको ज्यादा अच्छे से आता है। बनाने के लिए तो कोई बना देता है, लेकिन जो क्वांटिटी बताता है कि किस क्वांटिटी पे किस चीज को मिलाया जाए वो ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे ही
हम रिसर्च डिजाइन में आप लोग को हम ले चलते हैं, रिसर्च डिजाइन में क्या क्या चीजें आती हैं और कैसे हम रिसर्च डिजाइन को पढ़ते हैं। जरा अपना जो हमने ग्रुप पे भेजा हुआ है उसको सब लोग देख लो। सबसे नीचे चलो, उसमें दिया हुआ है रिसर्च प्रोसेस। सबसे नीचे देखिएगा एक रिसर्च प्रोसेस दिया हुआ है बॉक्स में बनाकर, देखा सब लोगों ने? बोलो सर। रिसर्च प्रोसेस मिला आपको? नहीं सर, सर यहाँ मिल गया सर, सबसे नीचे। सबसे नीचे है, सबसे नीचे। एक्चुअल में जब हम सेंड करते हैं स्क्रीन तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे आ जाता है। रिसर्च प्रोसेस मिल गया ना? हाँ सर मिल गया। अब आप इसमें देखिएगा पहले बॉक्स हमारा क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन। जब हम रिसर्च डिजाइन करते हैं तो रिसर्च डिजाइन के लिए जो रिसर्च प्रोसेस होता है वो सबका कॉमन होता है। किसी भी चीज का अगर रिसर्च डिजाइन करेंगे तो रिसर्च प्रोसेस हमारा सब में कॉमन ही लगभग होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। पहला हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम का हम कैसे कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। इसके बाद दूसरा हमने बताया था रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कल भी हमने इस पर डिस्कस किया था। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कंसर्न कितने लोगों ने अपना अपना काम किया है, दैट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम पढ़ते हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे किस लेवल तक का काम किया है ना, कि ए ने कितना काम किया है, बी ने कितना काम किया है, ए की फाइंडिंग क्या है, बी की फाइंडिंग क्या है, सी की फाइंडिंग क्या है। इस तरह से हम देख देख कर एक मतलब रिव्यू निकालते हैं, लिटरेचर रिव्यू पढ़ करके हम देखते हैं कि अभी तक सब लोगों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट सब इस लेवल तक ले आए हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरे प्रोसेस में हमारा आता है फार्मिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है कि सपोज हम जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व, इस समय जैसे कोरोना पे हमने एग्जांपल लिया था, कोरोना पे क्या हमारा उद्देश्य क्या है, किसी तरह से इस बीमारी को खत्म कर देना। अब इस बीमारी को खत्म कर देने के लिए हम चाहे वैक्सीन बना लें, दवा बना लें, इम्यूनिटी डेवलप कर लें, जो भी चीजें हमारे पास है उसी में हम काम कर रहे हैं। तो अब हम लोग के बस में तो दवा बनाना नहीं है ना वैक्सीन बनाना है। हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं कि हम उससे कैसे अपने आप को कैसे बचा के रखें कि जिससे हमारे ऊपर इसका असर कम आए। हालांकि अब तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोग बहुत टेंशन में रहते हैं। तीसरा हमारा आता है डाटा एनालिसिस। तो फार्म में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। फिर तीसरा हम लोग आ रहे हैं डाटा एनालिसिस, और फिर हम लोग तीसरे स्टेप पे डाटा का एनालिसिस करते हैं। जो हमारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रिलेवेंट डाटा को इकट्ठा किया, मतलब जो प्रॉब्लम है उससे हम लगभग 100 लोगों को, 500 लोगों को, 1000 लोगों को हमने सैंपल मिल लिया, और वो जो डाटा हमारा है उस डाटा पे हम एनालिसिस करते हैं। जैसे देखो कभी कभी बताते हैं कि ए टाइप है, बी टाइप है, सी टाइप है, किस टाइप का वायरस आदमी को अटैक कर रहा है। तो ये डाटा एनालिसिस के थ्रू हमारा जो रॉ डाटा है उस रॉ डाटा पे हम क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करके देखते हैं कि किस स्टेज पे लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है और कौन सा क्योरेबल है ना। आवाज सुनाई पड़ रहा? यस सर। यस सर। लोग हमें लगता है जब कुछ नहीं बोलते ना लगता है तुम लोग कहीं सो गए क्या। नेक्स्ट है यही पे है सर दिन में यस सर, हम लोग यही कर रहे हैं। हम लोग 1 बजे की बात होते हैं। में नींद तो बहुत आती है लेकिन सोते नहीं है। अच्छा, तो फार्मिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव के बाद देखो फार्मूलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। ये देखो एरो बना हुआ, जरा एरो के हिसाब से चलो, हम थोड़ा सा उल्टा चल गए थे। एरो के मतलब पहला हमारा आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम आया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आया, फार्मिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव आया, तीसरे नंबर पर हमारा फार्मूलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है कि हम एज्यूम करते हैं कि ये काम हमसे होगा कि नहीं होगा, कितने दिनों में होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे होता है कि हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस एक नल होती है, एक अल्टरनेट होती है। नल का मतलब होता है कि हम जिस चीज को एक्सेप्ट करते हैं उसी चीज पे काम करते हैं। ये जैसे हमने कहा कि हम 30 मिनट में कहीं पे पहुंच सकते हैं। अपने घर से कॉलेज पहुंचने में हमें 30 मिनट लगता है और हम 30 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये हमारा नल हाइपोथेसिस। हमने अज्यूम किया, जो हमने एजम्पशंस लिया
उस टाइम पे हम पहुंच गए, दैट इज नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हम क्या लेते हैं कि हमेशा हम उल्टा मान के चलते हैं, अल्टरनेट लेके चलते हैं कि हम ये एक्सेप्ट करते, चैलेंज इसको नहीं करते, चैलेंज एक्सेप्ट करना, हम मान के चलते हैं कि हम 30 मिनट नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हम बहुत स्पीड से जल्दी थोड़ा निकलते हैं और हो सकता है इन टाइम आके कॉलेज बिफोर टाइम पहुंच जाए। ये हमारा क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस में जब आएंगे तब पढ़ाएंगे कि हाइपोथेसिस कैसे, हाइपोथेसिस में हम नल, अल्टरनेट और जो इसके एरर्स होते हैं, गलतियां कहाँ पे होती हैं हाइपोथेसिस में, उस पर डिस्कस करेंगे जब हम हाइपोथेसिस के टॉपिक पे आएंगे। फिर इसके बाद हमारा आता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन हमने बताया था, डाटा कलेक्शन हम कैसे करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डाटा हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन होता है, लोगों से जाकर के मिलते हैं, उनसे जो जिस रिलेवेंट डाटा को हम इकट्ठा कर रहे हैं उसके टॉपिक, उसके विषय में उनसे बात करते हैं और उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। इसके बाद डाटा कलेक्शन के बाद डाटा का एनालिसिस किया जाता है। डाटा एनालिसिस का मतलब कि हमारा जो डाटा हमने इकट्ठा किया है, जरूरी नहीं कि वो सब हमारे काम का हो। पूरी मोटी सी किताब होती है आपकी ना, जब आप किताबों को लेते हो तो आप देखो आपकी किताब में बहुत सारे कंटेंट होते हैं, बहुत सारे टॉपिक दिए होते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, आप सिर्फ उन्हीं को निकालते हो उसमें से कि जो आपके लिए रिलेवेंट हो, जिसकी आपको जरूरत होती है ना। जो आपके लिए यूजलेस होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके लिए बेकार है और उस डाटा को हम क्या करते हैं, वो हमारे लिए इररिलेवेंट होता है और इररिलेवेंट डाटा को हम निकाल देते हैं। तो हमारे लिए क्या हुआ कि डाटा एनालिसिस, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस किया और इसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट में हम करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब होता है चाहे हमने नल हाइपोथेसिस लिया हो चाहे अल्टरनेट लिया हो, है ना। जैसे आप लोग हो सकता है ज्योमेट्री पढ़ते समय हम लोग को पता था ना, हम जब प्रूव करते थे कोई चीज की, त्रिभुज की 3 कोणों का योग टोटल होता है 180 डिग्री होता है, तो हम क्या करते थे कि हम ये मान लेते थे कि त्रिभुज की 3 कोणों का जो टोटल होता है 180 नहीं होता है, और फिर हम प्रूव कर देते थे नहीं ये 180 होता है। ज्योमेट्री में सब लोगों ने हो सकता है 6, 7, 8 में पढ़ा हो। इस तरह से कई सारी चीजें होती है जब हम किसी में रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च हमारा हमेशा ऐसे चलता है कि जो चीज हमें प्रूव करनी होती है उसके अपोजिट में लेते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, उसको सही प्रूव कर देते हैं। क्लियर? यस सर। हाइपोथेसिस की टेस्टिंग किए और इसके बाद जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं, जब हम कोई चीज निकाल लेते हैं तब उसका कंक्लूजन लिख देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं कि ये चीज ऐसे ही होती है। जैसे आइंस्टीन ने ऐसे नहीं E बराबर mc स्क्वायर का जो अपना फार्मूला है वो एक दिन में नहीं लिख दिया, उस पर उन्होंने पूरा 10 साल का टाइम दिया और पढ़ते पढ़ते, लिखते, लिटरेचर रिव्यू करते, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करते, डाटा कलेक्शन करते, जितना भी रिसर्च प्रोसेस था सब करते 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 लास्ट में उनको ये समझ में आया कि E बराबर mc स्क्वायर होता है। ऐसे जितने भी मैथमेटिशियन हुए हैं, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, वो अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ते 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 बहुत दिन टाइम देने के बाद उनको समझ में आता है कि जैसे न्यूटन को ये समझ में आया कि जब एप्पल ऊपर से नीचे गिर गया तब उसको समझ में आया कि अच्छा इसका मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी नामक कोई चीज है। उन्होंने प्रूव किया इस चीज को, v बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से, v बराबर u स्क्वायर प्लस 2a से। ये सब जो कॉन्सेप्ट है, फार्मूले हैं, एक दिन में नहीं निकल के आए हैं, ये फार्मूले बहुत रिसर्च के बाद निकल के आते हैं। तो और ये सब फार्मूले जो हैं ये साइंटिफिक फार्मूले हैं, ये एक्सपेरिमेंटल फार्मूले होते हैं, ये प्रूव होते हैं। जिन चीजों को हम साइंस में प्रूव कर देते हैं उनको हम प्रिंसिपल कहते हैं, और जिन चीजों को हम प्रूव नहीं कर पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एम्बिगुअस। हाँ, किसी का अभी कमेंट आया था E बराबर mc स्क्वायर, क्या बात है बताओ। हेलो, हाँ बताओ बेटा। हाँ हाँ होगी होगी होगी। किसकी क्लास है वैसे ये? हाँ हाँ बात करो, क्लास होगी। नेक्स्ट, सर जो प्रिंसिपल प्रूफ नहीं होता है उसे एम्बिगुअस कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? किस चीज को? जो प्रिंसिपल प्रूफ नहीं होता है ना साइंटिफिकली, उसे एम्बिगुअस। अगर कोई चीज प्रूव नहीं होती, अगर हम कोई चीज प्रूव कर देते हैं तो वो हमारा होता है प्रिंसिपल होता है। अगर हम प्रूव नहीं कर पाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं, आइडिया कहते हैं, है ना।
एक जनरल तरीके से हम कहते हैं कि इन्होंने फिलासफर जितने हैं वो अपनी बातों को लिखते हैं तो इनके अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग, है ना, ऐसे लिखा जाता है, उसको प्रिंसिपल नहीं लिखा जाता है। तो जो तो ऐसी चीजों पे हम क्या कहते हैं, जिन चीजों को साइंटिफिकली प्रूव नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हमको ये पता है कि बड़ों का सम्मान करो, कोई प्रूव करने वाली चीज नहीं होती कि बड़ों का सम्मान करेंगे तभी हम बड़े होंगे, जिंदा रहेंगे। ये एक आइडिया है, एक मतलब आइडियोलॉजी है ना। अगर आप अपने मतलब बड़े का सम्मान नहीं करोगे, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो फिलॉसफी होती है वो सब जगह फिट भी नहीं होती है। सपोज कि आपको ये सिखाया जाता है कि बड़ों का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, और आप अपने घर में तो बड़ों का रिस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में चले गए, आप आईपीएस बन गए और आईएएस बन गए, और वहां जाकर के अगर आप अपने प्यून का पैर छूओगे तो आपके लिए फिट नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं होता है, सब जगह फिट नहीं होता है। जितनी भी आइडियोलॉजी होती है वो उस अकॉर्डिंग टू टाइम चलता है ना। समझ में आई मेरी बात? सो बट आइडियोलॉजी और कॉन्सेप्ट में डिफरेंस भी तो है। किसमें? आइडियोलॉजी और कॉन्सेप्ट में डिफरेंस भी तो है, मतलब आप दोनों को तो सेम तरीके से रिलेट कर रहे हैं ना, वो दोनों सेम कैसे हो सकता है? सेम का मतलब ये हुआ कि जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, जो आइडिया होता है, वो आइडिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है कि सब जगह वो फिट नहीं होता है। वो एक कॉन्सेप्ट, एक विचार है। विवेकानंद, गांधी जी, लोगों ने जो भी अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं वो ऐसा नहीं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सब जगह फिट नहीं होता। आइडियोलॉजी थी, बट वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थोड़ी ना है। समझ आया? जी सर। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग चल रहे हैं अपने रिसर्च डिजाइन पे। जरा दूसरे स्लाइड पे आओ। रिसर्च डिजाइन, मिला? बोलो, हेलो। हाँ मिल गया यस सर, मिला मिला मिला। नीचे से तीसरी स्लाइड पे आना, नीचे से तीसरी वाली पे रिसर्च डिजाइन लिखा हुआ है, जहां पे द डिजाइन ऑफ द स्टडी डिफाइन द स्टडी टाइप सच एज डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, एक्सपेरिमेंटल, लॉन्गिट्यूडनल। मिल रहा ना? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तीसरी स्लाइड है ये, नीचे से। बोलिए। मिल गया सर। मिल गया सर, आप कंटिन्यू कीजिए। मिल गया सर। रिसर्च डिजाइन हमने डिस्कस किया था। रिसर्च डिजाइन हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि रिसर्च, हमारा जो रिसर्च, सबसे पहले हम टाइप ऑफ रिसर्च में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने तरह के टोटल रिसर्च होते हैं। टोटल वैसे 14 तरीके से हम रिसर्च करते हैं, लेकिन आप लोग के लेवल पर जो आपका सिलेबस, इसमें 4-5 रिसर्च आएगा टाइप ऑफ। एक डिस्क्रिप्टिव आ सकता है, एक्सपेरिमेंटल आ सकता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल आ सकता है, या क्या कहते हैं साइंटिफिक आ सकता है। तो इस तरह से कुछ रिसर्च आपके बहुत जो कॉमन है वही आपसे पूछा जाएगा। देखिए, आपके रिसर्च डिजाइन में सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन की बात किया है कि हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, हमने बताया ना कि रिसर्च जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के लिए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, लिटरेचर रिव्यू, डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन, जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं रिसर्च के, उस प्रोसेस के लिए हम रिसर्च को डिजाइन कर रहे हैं। अगर आप ये सोचो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का रिसर्च है, आपका स्टैटिस्टिकल रिसर्च है, एनालिटिकल रिसर्च है, या आपका कोरिलेशन रिसर्च है, तो जिस तरह का रिसर्च होगा उस तरह से हम क्या करेंगे, उसकी डिजाइन करेंगे। और डिजाइन कैसे करते हैं? डिजाइन करने का मतलब होता है कि हमने बताया था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, वो नॉन साइंटिफिक में आता है। ठीक है, अगर कोई चीज हम प्रूव कर देते हैं तो हमारे साइंटिफिक में आ जाता है। अगर कोई चीज हम, जैसे हिस्ट्री का रिसर्च हुआ, ज्योग्राफी का हुआ, हिंदी का हुआ, सोशल का हुआ, है ना, कुछ इस तरह से अगर रिसर्च हम कर रहे हैं जो हमारे मतलब ऐसा है कि उसके बारे में कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। जैसे हमने बताया था कि आदमी पूजा क्यों करता है
है ना, जब मरने के बाद क्या होता है, आत्मा से फिर दोबारा पैदा होती है कि नहीं होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल पाया, है ना। आप लोग अक्सर पूछते हो कि पहले मुर्गी आई, पहले अंडा आया, तो इन सब चीजों पे दुनिया आज तक रिसर्च करती रह गई, लेकिन अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाया। सर कौन आया सर पहले? हमको भी नहीं पता भाई। अब हम लोग बार बार इस चीज तो को सर किसको पता है? ये किसी को नहीं पता है, ये किसी को नहीं पता है। ये सब कॉन्सेप्ट आदमी कैसे पैदा हुआ, है ना, मरने के बाद आदमी का क्या होता है, कितने साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि आत्मा के बारे में रिसर्च करने की कोशिश लोगों ने किया कि हम देखते हैं आत्मा कैसे निकलती है, कहाँ से जाती है और कहाँ तक जाती है, लेकिन इस पे कोई आज तक कंक्लूजन नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने, एक टाइम पे ऐसा था कि कुछ लोगों ने कि मरने के बाद आत्मा कैसे शरीर से निकलती है, तो उसका मतलब कांच का बनाया गया बॉक्स बनाया गया, उसमें डेड बॉडी को मतलब कैसे रखने के लिए कि जैसे ही आदमी मरने वाला होगा हम आत्मा को देखेंगे कहाँ से निकल के जा रहे। कई लोगों ने अलग अलग तरीके से उस पर काम किया, लेकिन कोई आज तक कंक्लूजन नहीं आया कि कैसे। बस ये लोगों को समझ में आता है कि आत्मा अपना किसी न किसी रास्ते से शरीर से निकल जाती है। कोई इस पे रिसर्च नहीं कर पाया। पूजा क्यों करते हैं, एक हमारी आइडियोलॉजी, हमारा विचार है, इस पे लोग मतलब कोई ऐसा रिसर्च नहीं है। बस हाँ ये है कि माइंड को पीस करने के लिए हम करते हैं। तो ऐसे हम लोग बात कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमने बताया कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है कि हमें कोई भी बहुत ज्यादा पता नहीं होता है। हमने बताया कि अंधेरे कमरे में जैसे आदमी को छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे करके सर्च करेगा कि यहाँ पे टेबल है, तो यहाँ पे बुक रखी हुई है, पानी पीने के लिए ग्लास रखा हुआ है, कोई बेड रखा हुआ है, कुछ और है, लाइट है। तो हम धीरे धीरे सबके बारे में लिखते जाएंगे और लास्ट में ये समझ में हमको आ जाएगा, जब हम सारी चीजों को लिख देंगे तब हमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये एक स्टडी रूम के लिए ज्यादा इसमें बताया गया है कि कोई आदमी इसमें बैठ के पढ़ता है और सोता है। तो ये हमारा क्या है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव में सब पॉइंट भी बहुत सारे केस स्टडी करते हैं, है ना, हमने बताया था पहले दिन। तो ये सब हमारे जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का डिजाइन होता है। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का डिजाइन हमें करना है तो हम क्या करेंगे, हम डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, हमारे लिए डाटा कौन सा यूजफुल होता है। अब डाटा कलेक्शन के लिए हम फील्ड से करें, एक्सपेरिमेंटल है कि लेबोरेटरी में करें, है ना, कि सर्वे करते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि लोग कहते हैं हमने सर्वे किया, बताते नहीं है कि सर्वे से ये पता चला। हेलो यस सर। लेकिन आज तक ये लोगों को कि सर्वे लोग बात करते हैं, लेकिन 98% लोग ये बताते हैं कि आज तक हमारे पास कोई सर्वे वाले नहीं आए हैं और कहाँ पे सर्वे करते हैं कुछ पता नहीं है। तो सर्वे एक ऐसी चीज है कि हर कोई कहता है कि हमने सर्वे कराया, हमने देखा, लेकिन सर्वे कौन करता है कुछ पता नहीं होता है। हमको लगता है कि अपने आपस के 4-5 लोगों पर सर्वे करके कोई चीज आदमी निकाल देता है। रिसर्च आजकल सब फेक ही हो गई है, कोई काम नहीं होता है रिसर्च पे। अगर रिसर्च में थोड़ा सी भी अवेयरनेस होती तो कोरोना वैक्सीन बना लेते, लेकिन देखो हमारे यहाँ का मेडिकल भी कितना पीछे है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के डिजाइन करते हैं। फिर इसके बाद हमारा कोरिलेशनल एक्सपेरिमेंटल। कोरिलेशन आप लोग को हमने पढ़ाया था। कोरिलेशन में क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल के बीच में अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, मींस एक x है एक y है, सपोज एक x की इनकम है एक y की इनकम है, x की इनकम और y के इनकम में हम ये देखते हैं कि x की इनकम और y की इनकम में किस लेवल का रिलेशन बन रहा है, हाई डिग्री का बन रहा है, मॉडरेट बन रहा है, परफेक्ट बन रहा है या लो डिग्री का बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी हमें कोरिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा, कंपेयर करना होगा, तो हम सिमिलर डेटा इकट्ठा करेंगे। अगर आप मतलब रिलेवेंट डेटा नहीं आप लेके चलोगे तो आपका रिजल्ट कैसे आएगा, सही नहीं आएगा। एक आप अच्छी कैटेगरी को ले लो, एक आप एकदम डी ग्रेड के लोगों को ले लो और उन दोनों के बीच में कोरिलेशन एस्टैब्लिश करोगे तो आपका कोरिलेशन का डिजाइन जो आपने किया है वो सही नहीं है। जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं तो डिजाइन का मतलब होता है जैसे कि आप एक छोटे बच्चे का कपड़ा एक बड़े का कपड़े का अगर सेम डिजाइन में सेल देते हो तो छोटा बच्चा बड़े का कपड़ा पहन पाएगा? नहीं पहन पाएगा ना। तो हम क्या करते हैं
कि डिपेंड करता है कि हमारा सैंपल कितना बड़ा है। हम सैंपल को डिसाइड करते हैं कि हमारा रिसर्च का सैंपल कितना बड़ा होना चाहिए। हम 10 लोगों में, 100 लोगों में, 500 लोगों में का सैंपल लेके चल रहे हैं कि लाख 2 लाख लोगों का सैंपल लेके चल रहे हैं। तो जिस तरह का हमारा सैंपल साइज होता है, वो सैंपल साइज में से हम देखते हैं कि हमारे लिए कितना यूजफुल है, हम उसको निकालते हैं और लास्ट में अपने जो रिलेवेंट हमारा रिसर्च है, टॉपिक है, उस पे हम उसको कोरिलेट करते हैं कि हमारे लिए फिट है कि नहीं फिट है। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव में कुछ समझ में आ रहा है नहीं? हेलो, यस सर, हेलो, आवाज आ रही है सर। डिस्क्रिप्टिव समझ में आया? डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है, और जब हम कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं तो उसका जो रिसर्च डिजाइन होता है अलग तरीके से करते हैं। कि अगर हम कोई साइंटिफिक तरीके से कोई काम करना चाहते हैं, उसकी जो रिसर्च डिजाइन होगी वो अलग होगी। अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, तो हो सकता है आप एक पन्ने में लिख ले जाओ। लेकिन अगर आपको किसी फिलॉसफी पे बात करनी होगी तो आपको 4-5 पन्ने, 10 पन्ने लिखना पड़ेगा, तब आप उस कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे। बोलो, यस सर। बोलो। यस सर। ठीक। इसके बाद हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडी। अभी डिस्क्रिप्टिव चल रहा है। लॉन्गिट्यूडनल हमने बताया था ना कि एक मतलब लंबे समय पे जो चेंजेस होता है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में जो हम रिसर्च डिजाइन बनाते हैं वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है। जैसा कि हमने कल एक एग्जांपल आपको दिया था कि अक्सर मोदी बोलते समय बोलते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने जो नहीं किया हमने उसको 7 साल में कर दिया। तो ये क्या है?